अस्सलाम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एंजाइटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि यूनिट नंबर 7 है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन वाला। तो इसमें हमने पार्ट ए वाला चैप्टर जो है ना, सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें 30 मार्क्स का आपका पेपर आता है। तो लास्ट टाइम तो हमने एंजाइटी के बारे में सारा पढ़ा था कि उसकी डेफिनेशन और उसके जो भी मतलब के टाइप्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे लास्ट टाइम। ठीक है, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव अपना स्टार्ट करना है, जिसमें हमने आज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक फोबियाज हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और पैनिक डिसऑर्डर्स हैं ये एंजाइटी के चैप्टर के अंदर हैं तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाद में नेक्स्ट हम लोग फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, ये 241 पेज पे ना आपके दिया होगा मेंटल हेल्थ में। ठीक है, ये आपने ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स की क्या होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट एपिसोड्स ऑफ पैनिक अटैक्स। इसमें बेसिकली ना पैनिक अटैक्स आपको होते हैं जो कि 15 से 30 मिनट तक होते हैं, और ये रैपिड होते हैं, इंटेंस होते हैं। ठीक है, रैपिड, इंटेंस और एस्केलेटिंग एंजाइटी होती है ये। ठीक है, जिसमें पर्सन जो है बेसिकली उसको इमोशनल फियर होता है बेसिकली। ठीक है, इमोशनली भी होता है उसको फियर, और फिजियोलॉजिकल भी डिस्कम्फर्ट उसको होती है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट इसकी साइन सिम्टम याद करनी है। साइन सिम्टम में बेसिकली क्या होता है कि उसको पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेमर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स है ना वो शो होंगी उसको। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल सिम्टम का मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारे सिस्टमेटिक सिस्टम वाइज जो हमें सिम्टम्स आ रही होती हैं उसको हम फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स शो कर रहे होते हैं एंजाइटी के अंदर। तो ये पैनिक अटैक है, तो पैनिक अटैक के अंदर क्या होता है कि फिजियोलॉजिक सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें चेस्ट पेन, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, पैरास्थीजिया, चिल्स, हॉट फ्लैशेस। तो इस तरह से उसको ये सारी सिम्टम जो है ना वो आ रही होती हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है आपने। जो यहाँ तक है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिस्कम्फर्ट से आगे जो है उसमें आप लोग याद रख लेंगे, उसमें उसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम शो होंगी पैनिक अटैक्स के अंदर। ठीक है, पैनिक अटैक जो है वो बेसिकली डायग्नोस तब होता है जब पर्सन जो होता है ना उसको रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं, फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ परसिस्टेंट कंसर्न एंड वरी। यानी कि जब पैनिक उसको अटैक होता है ना तो उसको तकरीबन 1 मंथ तक जो है ना उसको पैनिक अटैक्स होते रहते हैं अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि उसको वो सोचता रहता है ये कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, यानी कि जो उसका पास्ट में जो भी उसके साथ बुरा होता है ना उसके बारे में वो उसको एंजाइटी ही रहती है 1 मंथ तक। तो ये भी इसकी सिम्टम में आपने लिखना है कि उसको एटलीस्ट 1 मंथ ऑफ परसिस्टेंट कंसर्न, यानी कि उसको अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते रहते हैं 1 मंथ तक। अपने फ्यूचर के बारे में देखो, वो अपने फ्यूचर के बारे में परेशान रहता है। ठीक है, और ये तकरीबन जो है ना 75%, स्लाइटली मोर देन 75% ऑफ पीपल विद पैनिक अटैक्स हैव स्पॉन्टेनियस इनिशियल अटैक्स विद नो इन्वायरमेंटल ट्रिगर। और कुछ इसमें से 75% लोग ऐसे होते हैं जिसमें कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी नहीं ऐसा होता कि जिससे उसको पैनिक अटैक हो। ठीक है, हैव स्पॉन्टेनियस इनिशियल अटैक्स विद नो इन्वायरमेंटल ट्रिगर। अच्छा, अब इतना आपने सबसे पहले तो इसका याद कर लेना है कि इसका कब तक ये रहता है। बेसिकली 1 मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है पैनिक अटैक का। ठीक है, उसके बाद इसके सिम्टम्स याद रखनी है आपने कि कौन कौन से सिम्टम्स है, वो मैंने आपको बता दिए कि उसको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपने जो है ना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है बेसिकली इसका क्लिनिकल कोर्स, यानी कि किस एज के अंदर जो है ना जाके ये पीक पे होता है डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली एडोलिसेंस के अंदर, लेट एडोलिसेंस और मिड 30s की एज में ये पीक पे होता है। यानी कि ज्यादातर लोग जो होते हैं ना जो मिड 30s के अंदर होते हैं उनको पैनिक अटैक हो सकता है। ठीक है, तो पैनिक एंजाइटी जो होती है ये नॉर्मल ही होती है बेसिकली इस तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर, कुछ पर्सन के अंदर। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें ना वो अगोरा फोबिया का एक उसको मतलब कि वो सिर्फ होम बाउंड हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। वो क्या करता है बेसिकली, उसको फियर होता है, अवॉइडेंस बिहेवियर शो करता है वो। ठीक है, पैनिक अटैक के साथ जो पर्सन होते हैं ना क्लिनिकल कोर्स के अंदर, यानी कि जो ये एडोलिसेंस होते हैं मिड 30s के अंदर ये पर्सन होते हैं, जब इनको पैनिक अटैक होता है तो ये अवॉइडेंस बिहेवियर शो करते हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर के अंदर जो है ना बेसिकली वो अगोरा फोबिया को हमने डिस्कस करना है। अगोरा फोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है, ये अगोरा फोबिया इसकी डेफिनेशन और इसमें जो इसकी दो टाइप्स हैं, यानी कि ये जो प्राइमरी गेन है और सेकेंडरी गेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूएचएस का क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लेना है। डिफाइन अगोरा फोबिया एंड इट्स टाइप्स, प्राइमरी गेन एंड सेकेंडरी गेन, डिस्कस देम।
इस तरह से इसका ना मतलब क्वेश्चन आता है यूएचएस में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने मार्क कर लेना। अगोराफोबिया क्या है बेसिकली? सबसे पहले हमें अगोराफोबिया के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका आपको सिंपल मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। अगोराफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो होता है ना, वो घर से बाहर कदम नहीं निकालता, वो सिर्फ घर के अंदर ही रहता है। ठीक है, फिर कोई और पर्सन जो है ना, उसको एक कंपेंसेशन में काम करता है, कोई भी उसका काम हो घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि वो क्या करेगा, सच एज ब्लॉक और विद इन टाउन लिमिट्स, यानी कि अपने घर के अंदर ही रहेगा। इस बिहेवियर को हमें गोराफोबिया कहते हैं। ठीक है। इसको उर्दू में इसको कहते हैं कि फियर ऑफ मार्केट प्लेस या फियर ऑफ बीइंग आउटसाइड, यानी कि बाहर जाने का उसको डर लगा रहता है, वो बाहर नहीं जाता, वो अंदर ही रहता है, होम बाउंड हो जाता है वो, क्योंकि पैनिक अटैक की वजह से उसको ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है जिसको एगोराफोबिया कहते हैं। एगोराफोबिया की दो टाइप्स हैं, आगे हमने वो डिस्कस करनी है। एगोराफोबिया की टाइप्स होती है बेसिकली प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन। ठीक है। प्राइमरी गेन में क्या होता है कि इसमें उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए ना उसका काम कोई और बंदा परफॉर्म करेगा। ठीक है। वो घर में ही रहेगा, यानी कि ताकि उसकी एंजाइटी उसको ना हो, वो घर के अंदर जो है ना स्टे करेगा, और उसकी जगह पे कोई और पर्सन जो होता है ना बेसिकली उसकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, तो वो काम वो करेगा। ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी गेन इज द रिलीफ ऑफ एंजाइटी अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक एंजाइटी ड्राइवन बिहेवियर सच एज स्टेइंग इन द हाउस टू अवॉइड द एंजाइटी ऑफ लिविंग अ सेफ प्लेस, यानी कि वो घर के अंदर ही रहेगा और उसकी एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए, यानी कि वो घर से बाहर ना उसको जाना पड़े, कोई और पर्सन उसकी जगह पे जो है ना वो काम परफॉर्म करेगा, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी गेन। सेकेंडरी गेन में क्या होता है बेसिकली कि अटेंशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दीज बिहेवियर्स, फिर जो फैमिली मेंबर्स उसको अटेंशन शो करते हैं ना बेसिकली, उसके मतलब कि ये जो इसको एंजाइटी वाला बिहेवियर होता है उसकी वजह से, तो उसको मतलब उस कंडीशन को जब वो अटेंशन उसको रिसीव होती है दूसरों से, तो उसको कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी गेन। तो ये दो बेसिकली गोराफोबिया की आगे टाइप्स हैं। ठीक है। द बिहेवियर्स पैटर्न ऑफ पीपल with agoraphobia clearly demonstrate the concept of primary and secondary gain with many anxiety disorder। तो ये गोराफोबिया की आगे था मतलब कि दो टाइप्स हैं जिसको हमने डिस्कस कर देना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ना है। सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो सीबीटी है। सीबीटी मैंने आपको बताया तो कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक होती है। अब इससे आपको समझ भी आ रही है कि कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक यानी कि कुछ हम लोग उसको ब्रेन से रिलेटेड मतलब ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे उसकी डिस्ट्रैक्शन हो, उसकी एंजाइटी रिलीव, और कुछ उसका बिहेवियर मॉडिफाई हम करेंगे। ठीक है। सीबीटी में इसके में मतलब कि वर्ड से हमें शो हो रहा है। अच्छा, अब कोग्निटिव में क्या होता है कि उसको हम डीप ब्रीदिंग के बारे में बताते हैं, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, जो हमने पहले भी ये टेक्निक्स जैसे पेन को रिलीव करने के लिए तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा होगा पहले भी ये टेक्निक सारी, तो वही बेसिकली इसके अंदर आ जाती हैं। सीबीटी के अंदर ही हम डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन को, मेडिटेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये ना आपकी बुक पे लास्ट पे बिल्कुल ना दिया हुआ है सीबीटी के बारे में, कि सीबीटी के अंदर क्या क्या कौन कौन सी मतलब के चीजें इंक्लूड होती हैं आपको मैं बताती हूँ। बिल्कुल यहाँ पे ये रेफरेंसेस दिए हैं मैंने उससे ऊपर, ये देखें। कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स बेसिकली यूज होती है क्लाइंट के साथ जो एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ आते हैं, जिसमें पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, डीकैटास्ट्रोफाइजिंग। अब पॉजिटिव रीफ्रेमिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। डीकैटास्ट्रोफाइजिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और थॉट स्टॉपिंग के बारे में भी यही है कि जिसको बैड थॉट्स आ रही होती हैं उसको हमने स्टॉप करना होता है, कुछ कुछ उसको मतलब कि कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स के थ्रू, और मेडिटेशन के बारे में बता के उसको मतलब कि म्यूजिक थेरापी उसकी, इस तरीके से उसको हमने उसकी थॉट स्टॉपिंग करनी होती है और डिस्ट्रैक्शन। तो ये सीबीटी की ही टेक्निक्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी गेन हो गया। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में फिर हमने पढ़ लिया सीबीटी। सीबीटी के बारे में हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, या तो आप जो है ना वो पहला नंबर तो यही होता है कि आप उसका बिहेवियर चेंज करो, लेकिन अगर वो नहीं काम कर रहा तो देन आपने मेडिकेशन उसको देनी है। ठीक है। मेडिकेशन कौन सी? वही जो हमने पहले पढ़ी हुई है ऑलरेडी, जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स होती हैं। ठीक है। यानी कि स्टिमुलेट करती हैं और हमारे ब्रेन का जो सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है उसको नॉर्मल लाती हैं, यानी कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन उसको कम करती हैं। उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं जिसमें क्लोनिडीन है, प्रोप्रानोलोल है जो कि बीटा ब्लॉकर भी है। ठीक है। तो ये सारी मेडिकेशन जो है ना आपने तीन से चार इसमें डिस्कस कर देनी। बेंजोडायजेपिन्स के बारे में लिख दें, ये भी आपको पता है कि सीएनएस ड्रग है। एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, तो ये मेडिकेशंस हैं। तो दो तरह से इसका ट्रीटमेंट है, या तो आप उसका बिहेवियर चेंज करोगे या फिर जो है ना उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करोगे।
और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम पढ़ते हैं इसका इसकी इंटरवेंशंस। अच्छा बेसिकली स्टूडेंट्स इसकी इंटरवेंशन जो होती है ना ये टेबल के अंदर भी दी होती है, लेकिन हम ये ना मतलब कि टेबल के अलावा भी सॉरी दी होती हैं ये अलग से उन्होंने एक मतलब के पोर्शन में दी है, लेकिन एक होता है टेबल के अंदर दी होती है उन्होंने। तो हमने वही करनी होती हैं जो ये देखें, ये जैसे नर्सिंग इंटरवेंशंस लिखा हुआ है ना बॉक्स के अंदर, तो ये जो बॉक्सेस वाली नर्सिंग इंटरवेंशन है ना ये आपने याद करनी होती हैं। जो दूसरी अलग से दी होती है ना वैसे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम फोकस इसी पे करते हैं। ठीक है, वैसे आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा नर्सिंग इंटरवेंशन जो होती हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए, इसमें क्या होता है बेसिकली सबसे पहले हमने इसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ये यूएचएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट डाउन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पैनिक डिसऑर्डर्स, तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, देन क्लाइंट के साथ हमने रहना जब उसको क्लाइंट को पैनिक अटैक हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने उसको डीप ब्रीदिंग के बारे में फोकस करना है। अब सबसे पहले ना इसके अंदर आपने ये याद रख लेना कि हमने कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक पढ़ा था, तो बेसिकली वही हम इधर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पैनिक अटैक्स के अंदर भी। तो जो हमारे पास है कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि उसमें डीप ब्रीदिंग आ जाती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग आ जाती है। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। सीबीटी के थ्रू आपने ये सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस कर देनी है। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी के थ्रू उसी के अंदर आपने डीप ब्रीदिंग को भी याद रखना है, रीअश्योरेंस उसको रीअश्योरिंग द वॉइस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, सीबीटी टेक्निक्स, और डिक्रीज द स्ट्रेसर्स एंड एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो ये बेसिकली सारी इसकी जो है ना वो नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाएंगे अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर के साथ तो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लाइंट और फैमिली की एजुकेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसको हमने जो है ना उसको सारा बताना है कि आपने इसको कौन कौन सी इंटरवेंशन देनी है, यानी कि उसको ब्रीदिंग कंट्रोल और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में फैमिली को आपने एजुकेट करना है कि इस पेशेंट के साथ आपने ये स्ट्रेटेजीज जो है ना वो अप्लाई करनी है। उसको प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में इंकरेज करना है, मतलब कि बताना है कि क्लाइंट को प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करवाए। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसको मेडिकेशन जो है जो हमने पीछे पढ़ी थी सीएनएस मेडिकेशंस, वो उसको बताना है कि वो प्रॉपर जो प्रेस्क्राइब की गई है वो मेडिकेशन टाइम से ले, उसको फॉलो अप के लिए भी लेके आए। ये उसके फैमिली मेंबर्स को आपने गाइड करना है। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, जैसे वो उसने जो जो काम करना है उसकी एक लिस्ट बना ले वो। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग डेडलाइन से पहले पहले और उसी डेडलाइन के में ही वो काम जो है ना वो उसने कंप्लीट करना है। इसके बारे में प्रॉपर आपने बता देना कि फैमिली मेंबर जो है ना वो उस पेशेंट को गाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने उसको इंपॉर्टेंस बतानी है कॉन्टैक्ट के बारे में। ठीक है, विद कम्युनिटी, यानी कि ये नहीं है कि वो होम बाउंड ही हो जाए, उसको आपने बताना है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि उसको एगोराफोबिया हो जाता है। तो एगोराफोबिया के अकॉर्डिंग जो उसके पीछे सिम्टम्स आ रही है ना उसी के मुताबिक हमने उसको इंटरवेंशंस यहाँ पे देनी होती हैं, उसकी ये मतलब कि जो सिम्टम्स इसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो आपने यही सारा कुछ बता देना कि वो प्रॉपर मतलब कि कम्युनिटी के साथ इंगेज रहे, वो होम बाउंड ना हो, उसको एगोराफोबिया के रिस्क जो है ना वो कम करना है उसको। तो जब भी आपने मतलब कि ये याद करनी होती है ना इसकी मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन के साथ उसकी क्लाइंट और फैमिली एजुकेशन, तो जो उसको सिम्टम्स आ रही होती है ना जैसे आपने पैनिक डिसऑर्डर में पढ़ी हैं, तो वो उनको ट्रीटमेंट उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है आपने। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक फोबियाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फोबिया एंड कैटेगरीज ऑफ फोबिया, ये यूएचएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये याद रखना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो ये कि डिफाइन फोबिया एंड इन लिस्ट थ्री कैटेगरीज ऑफ फोबिया, और साथ ही इसका क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से पूछा जाता है कि इन लिस्ट स्पेसिफिक फोबियाज। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है। अच्छा तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फोबिया क्या होता है बेसिकली, फोबिया जो होता है ना वो इलॉजिकल इंटेंस परसिस्टेंट फियर होता है। इसमें IIP जो है ना इस तरह से आप लिख के जो है ना अपने साइड पे वो लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे। IIP मतलब कि इलॉजिकल इंटेंस और परसिस्टेंट फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और अ सोशल सिचुएशन दैट कॉज एक्सट्रीम डिस्ट्रेस एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। अब फोबिया में हमें पता है कि इसका मतलब होता है कि खौफ। अब वो खौफ किसी भी मतलब कि इलॉजिकल भी हो सकता है, इंटेंस अचानक से उसको किसी भी चीज का खौफ मतलब उसके जहन में बैठ सकता है। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली भी उसको किसी फेस का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का से उसको डर लग सकता है। ठीक है, या कोई भी ऐसी सोशल सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रेस से मतलब कि गुजरना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना वो अफेक्ट होगी, तो दैट इज कॉल्ड फोबिया। उसके बाद हम लोग जो है ना इसके कैटेगरीज पढ़ेंगे फोबियाज की प्लस इसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी तीन कैटेगरीज हैं, एक अगोराफोबिया होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगोराफोबिया में क्या होता है कि वो होम बाउंड हो जाता है, तो वो बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है,
जो कि किसमें होता है बेसिकली, ये भी आपने याद रखना, पैनिक अटैक जब उसको होता है ना, पैनिक डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा, उसके अंदर उसको गोराफोबिया होता है। देन होता है स्पेसिफिक फोबियाज। स्पेसिफिक फोबियाज जो होते हैं, ये इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। मतलब ओपन प्लेसेस में वो नहीं जाता, जो गोराफोबिया है इसके अंदर, वो ओपन प्लेसेस में नहीं जाता, मतलब आउटसाइड नहीं जाएगा, मार्केट प्लेसेस में वो नहीं जाएगा, वो होम बाउंड हो जाएगा। और स्पेसिफिक फोबिया में कोई भी इरेशनल किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से उसको डर लग सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन से, सोशल सिचुएशन से। सोशल एंजाइटी फोबिया में क्या होता है कि उसको बाहर, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते, तो वो भी, उनको भी सोशल एंजाइटी होती है, यानी कि वो बोल नहीं सकते ज्यादा लोगों के सामने। तो ये सोशल एंजाइटी फोबिया भी वही है, एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय सोशल, सर्टेन सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशंस। कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाते स्टूडेंट्स अक्सर ही, मतलब कि हम में से भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, तो उनको सोशल एंजाइटी और फोबिया होता है। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं फोबिया की, ठीक है, गोरा फोबिया, स्पेशल फोबिया और सोशल फोबिया, ठीक है। ये तीनों आपने जो है ना पहले इनलिस्ट, इनकी इनलिस्टिंग याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और कैटेगरीज होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, उसको फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले होता है हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंटल फोबियाज। ये क्या होता है इन्वायरमेंटल फोबियाज में, आपको पता है उसको पानी से डर लग सकता है, अगर उसको हाइट बुलंद मतलब के पे लेके जाया जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हाइट फोबिया होता है, कुछ ये बेसिकली नेचुरल फोबियाज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉम्स, मतलब कि जो तूफान वगैरह आते हैं, तो ये नेचुरल चीजें हैं सारी ना। तो इससे इस तरह से ये कुछ कैटेगरीज होती हैं नेचुरल इन्वायरमेंटल फोबियाज की। देन सेकंड नंबर पे आता है ब्लड इंजेक्शन फोबियाज। ये वो होते हैं जिनको अपना खून को, कोई कुछ लोग जो होते हैं वो अपने ही खून को देख के तो डर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है, तो वो किसी को ट्रोमा के अंदर देख के, अक्सर लोगों को इससे फोबिया होता है ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से, अगर वो उन्होंने किसी को ट्रोमेटिक इंजरी देख ली या हुए, तो वो मतलब के इंटेंस, मतलब ब्लड इंजेक्शन फोबियाज का शिकार हो सकते हैं। देन आता है सिचुएशनल फोबियाज। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे एक ब्रिज पे उसे लेके जाया जाए, या फिर ट्यूनल पे, एलिवेटर पे, स्मॉल रूम के अंदर, हॉस्पिटल में, एयरप्लेन में। तो वहां मतलब उनको इस चीज से जो है ना, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जिससे उनको फोबिया हो सकता है। देन एनिमल फोबियाज होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल से डरते हैं, जैसे इंसेक्ट से, एनिमल से, ठीक है। तो उनके अंदर जो है ना वो चाइल्डहुड में ये फोबिया डेवलप हुआ हुआ होता है, तो फिर इस तरह जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर वो फोबिया एज इट इज रहता है। और ये मैन और वुमेन दोनों में ही हो सकता है, जैसे कुछ लोग जो है वो बिल्लियों से डरते हैं, कुछ जो है वो डॉग से डरते हैं, तो ये दोनों जो है ना वो कॉमन फोबियाज होते हैं, जो कि एनिमल फोबियाज के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, जिसमें फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट वाइल ड्राइविंग, इफ नॉट एबल टू मेक ऑल राइट, यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोबियाज होते हैं। जैसे कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, तो वो इस ख्याल से, मतलब कि इस डर से ड्राइव ही नहीं करेगा कि अगर मैंने अपनी जान से मैं हाथ धो बैठा, या मैं मतलब अपने लव्ड वन की डेथ हो गई, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कोई मतलब कि मर जाएगा मेरे ड्राइविंग की वजह से। तो डिफरेंट फोबियाज होते हैं ये, ठीक है, जो आपको फेस करने पड़ जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक फोबियाज हैं, ठीक है। ये इतने कॉमन नहीं है, मतलब मोस्ट कॉमन नहीं है, कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये होते हैं, सबको नहीं ये होते, तो दैट आर कॉल्ड स्पेसिफिक फोबियाज। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट, पहले क्लिनिकल कोर्स हम देखेंगे, यानी कि किस एज में ये कॉमन होता है। तो ये बेसिकली चाइल्डहुड में होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमारा जो फोबिया था वो पैनिक था, तो उसमें क्या होता है कि वो मिड 30s में, अडल्टहुड में वो कॉमन होता है। तो आपने जब भी चीजें याद करनी है कंपैरिजन के थ्रू करनी है, वो अडल्टहुड और मिड 30s के अंदर कॉमन था, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये बेसिकली चाइल्डहुड में या एडोलिसेंस के अंदर जो है ना, इसका ज्यादा ऑनसेट होता है, जो ये फोबियाज हैं, ठीक है। एडल्टहुड में 80% चांसेस होते हैं कि वो परसिस्टेंट रहते हैं इस तरह की फोबियाज। देन क्या होता है कि पीक के अंदर क्या होता है कि जब मिडिल एडल्ट एडोलिसेंस आता है ना, तो सोशल फोबिया जो होता है ना बेसिकली, वो उन लोगों में पीक पर होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर जो बेसिकली ये जो एंजाइटी वाले मतलब कि डिसऑर्डर है ना, इसके अंदर सीबीटी मेन है, मेन सीबीटी मेन, मतलब किसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, कोग्निटिव बिहेवियर टेक्निक में फिर वही आ जाएगा जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि मतलब कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग वगैरह, ये सारा कुछ आपने डिस्कस कर देना जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, वही इसके अंदर आ जाएगा। पहले ट्रीटमेंट फर्स्ट पे उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन आएगी, जिसमें मेनली आ जाता है बिहेवियरल थेरापी, यानी कि सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी, ठीक है। और कॉग्निटिव बिहेवियर में मैंने आपको बताया था कि इसमें माइंड और बॉडी दोनों के लिहाज से हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, और माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी होती हैं। माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास पॉजिटिव रीफ्रेमिंग है, असर्टिवनेस ट्रेनिंग है, ठीक है। और अगर हम बिहेवियर के लिहाज से बात करें, तो आपने बता देना उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। ये उसके बिहेवियरल टेक्निक्स आ जाएंगी, दोनों तरह से आप लोग इसको ट्रीटमेंट में लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे आता है फ्लडिंग। ये तीन इसके मेन ट्रीटमेंट हैं, ठीक है।
यानी कि तीन इसके मेन जो फोबियाज के ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं यूएचएस में, तो आपने अच्छे से इनको याद करना है। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि प्रोग्रेसिवली जो है ना, प्रोग्रेसिवली क्लाइंट को जो है ना वो थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट से एक्सपोज किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी एंजाइटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये होता है बेसिकली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। अब इसके इसकी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि जैसे एक क्लाइंट है, उसको ना हवाई जहाज उड़ाने का बहुत ज्यादा खौफ है, तो अब थेरापिस्ट क्या करेगा, प्रोग्रेसिवली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, यहाँ प्रोग्रेसिवली का वर्ड यूज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करेगा, उसको एक स्मॉल मॉडल एयरप्लेन देगा, उसके बारे में उसको बताएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब कि सारा बताएगा, और बाद में क्लाइंट जो है ना वो एक लार्ज मॉडल जो होता है एयरप्लेन का उसको होल्ड करेगा, और उसके बारे में मतलब कि क्या करेगा, एंड टॉक अबाउट फ्लाइंग, और उसके बारे में क्या बात करेगा कि किस तरह से ये उड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा कि वो वॉक करना शुरू हो जाएगा पास्ट एंड एयरपोर्ट, ठीक है, और देन जो है ना वो क्या करेगा कि उसको एयरप्लेन जो है ना वो उसको उसमें बैठेगा, और फाइनली जो होता है वो एक शॉर्ट राइड लेगा एयरप्लेन पे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसकी एंजाइटी जो है वो रिलीव हो गई, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया कि उसका डर खत्म हो गया, और वो जहाज में बैठ गया, उसने राइड कर ली। तो उसके बाद हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यही है कि आहिस्ता आहिस्ता से एक्सपोजर करवाना है हमने उसको, फियर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बतानी है, दोनों को मिला के हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है ना इसको मतलब के प्रोसीड करना है, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है, उसको ना हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, हाइट से जो है ना वो उसको डर लगता है, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। देन वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी वीडियोस देखना शुरू कर देता है, वो एक लो बालकनी में बैठेगा, देन इवेंचुअली जो है वो रूफ टॉप पे जाएगा, देन ऑल प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन। तो इस तरह से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा कि वो उसको हाइट का जो फोबिया है ना उसका वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मेनली हमने ये उसका फोबिया खत्म करना है इसके अंदर। अब मैंने दो एग्जाम्पल से आपको बता दिए, एक बुक पे थी और एक मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी है, ठीक है, आपने बुक वाली ही वैसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद आता है फ्लडिंग। अब फ्लडिंग और जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है इनका डिफरेंस है थोड़ा सा। जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है ना ये इमीडिएट, ये जो होती है ना ये ग्रेजुअल होती है, स्टेप बाय स्टेप उसको हम एक्सपोजर करवाते हैं रिलैक्सेशन के साथ। लेकिन जो होता है ना हमारे पास फ्लडिंग, फ्लडिंग क्या होता है कि इसमें इमीडिएट मतलब एक्सपोजर होता है, रैपिड डिसेंसिटाइजेशन इन विच बिहेवियरल थेरापिस्ट कन्फ्रंट द क्लाइंट विद फोबिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एक पिक्चर भी हो सकती है या कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी एंजाइटी जो है ना वो फिर खत्म हो जाती है बिल्कुल, अनटिल इट नो लॉन्गर प्रोड्यूस एंजाइटी, यहाँ तक कि उसका वो जो फोबिक ऑब्जेक्ट है या पिक्चर उसके लिए कोई एंजाइटी प्रोड्यूस नहीं करता। यानी कि इसमें हमने इसको रैपिडली मतलब कि क्या करना है, एक फोबिक ऑब्जेक्ट से कन्फ्रंट कराना है, लेकिन उसमें हमने कहा था ग्रेजुअली करेंगे हम लोग। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है, फ्लडिंग का और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद आपने इसका गोल याद करना है कि इसका गोल क्या है। इसका गोल यही है कि आपने दो या दो से ज्यादा सेशंस होते हैं उसके अंदर क्लाइंट की फोबिया को आपने खत्म करना है। अब लेकिन एक बात इसमें ये भी है कि इसको जो कैरी आउट करवाता है ना वो एक ट्रेन थेरापिस्ट करवाता है, ये बात आपने लाजमी इसके अंदर लिखनी है, ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लें। दिस मेथड इज हाईली एंजाइटी प्रोड्यूसिंग, और सिर्फ जो है ना वो ट्रेन साइको जो थेरापिस्ट है ना उसी के मतलब के वो होगा, और उसके नजर मतलब के उधर प्रेजेंट होगा, वो अपनी प्रेजेंस में ये काम करवाएगा खुद, अंडर कंट्रोल सर्कमस्टांसिस विद और क्लाइंट के कंसेंट के साथ। एक इसमें साइकोथेरापिस्ट होता है प्लस क्लाइंट का कंसेंट लेके। तो ये मैंने चीजें इधर लिखी हुई हैं, क्लाइंट साइन करेगा कंसेंट पे, ट्रेन थेरापिस्ट वहां पे मौजूद होगा, वो साइन करवाएगा उससे, और देन जो है ना डायरेक्टली आप उसको फोबिक ऑब्जेक्ट दोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें जो है ना ये फ्लडिंग के अंदर होती हैं। और चौथे नंबर पे ये है कि ये ग्रेजुअल, इसमें हम लोग इसमें जो है ना सॉरी सडनली मतलब कि रैपिड एक्सपोजर होता है इसमें, ठीक है, रैपिड डिसेंसिटाइजेशन है ये। वो जो होती है ना वो ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन है, जो हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पढ़ी है, लेकिन ये जो होती है रैपिड डिसेंसिटाइजेशन होती है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 6 मंथ या इससे भी ज्यादा का होता है। पैनिक में हमने पढ़ा था कि उसको 1 मंथ तक मतलब पैनिक अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में उसको 6 मंथ या उससे भी ज्यादा का पीरियड हो सकता है, जिसमें वो हाईली एंग्शियस रहता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी वरीज में मतलब कि वो टेंशन में रहता है। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इसे कहते हैं, ठीक है। जनरल अ पर्सन विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वरीज एक्सेसिवली एंड फील्स हाईली एंग्शियस एट 50% ऑफ द टाइम फॉर 6 मंथ्स और मोर। वो क्या करता है, अनेबल टू कंट्रोल
दिस फोकस ऑन वरी, मतलब कि बार बार उसको परेशानी ही रहती है। वो उसको मतलब कि दूर भी नहीं कर सकता। यानी कि वो अपना फोकस जो है ना, उसका फोकस भी उसका, हम लोग वो नहीं कर पाते। वो अपना फोकस जो है ना उसका बार बार वो टेंशन में और परेशानी में रहता है। वो अपना फोकस जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाता है इसके अंदर। ठीक है, उसकी क्या क्या सिम्टम्स इसमें आती हैं, अब आपने इसकी साइन सिम्टम याद रखनी है। इसमें क्या होता है, अनइजीनेस, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, फैटीग, डिफिकल्टी थिंकिंग और स्लीप ऑल्ट्रेशन। ये सारी साइन सिम्टम, यानी कि इसमें आपने ज्यादातर जो है ना वो सीएनएस से रिलेटेड जो है ना वो लिखनी है, क्योंकि वो एंजाइटी में ज्यादातर इसमें रहता है और बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक। तो क्या होता है कि उसका जो ब्रेन सिस्टम है ना वो इफेक्ट होगा इसमें मेनली। तो इसमें आपने लिखना है सारा जो सीएनएस की सिम्टम्स है, यानी कि अनइजीनेस, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, ये सारा कुछ उसको फेस करना पड़ता है। जब उसको ये सारा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो स्लीप ऑल्टरेशंस आएंगी। तो इसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसका ट्रीटमेंट। इसमें भी बेसिकली जो है ना सीएनएस की ड्रग्स ही हम लिखेंगे, लेकिन इसमें मेनली जो है ना वो बसपिरोन होती है। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स। ये जो है ना ये मोस्ट इफेक्टिव इसकी टेक्निक्स होती हैं, जो कि हमने इसके अंदर लिखनी होती हैं। ठीक है, मतलब इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमने डिस्कस करनी होती हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक ये एंड हो जाता है। तो आज का तो आपका बस छोटा सा ही लेक्चर था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।